जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चर्चे दुनिया भर में रहते हैं, लेकिन चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो फिलहाल हाल है, उस पे बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चाइना के अंदर हम देख रहे हैं कि जो चाइना की पॉपुलेशन है उसका डिक्लाइन हो या फिर चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक जो डाउनफॉल है, रियल एस्टेट की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, हर क्षेत्र में चाइना के अंदर इनफैक्ट सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वज़ह से चाइना के अंदर काफ़ी कुछ उथल-पुथल मची हुई है, जिसकी वजह से अब बड़े सारे सवाल खड़े हो चुके हैं और क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये लग रहा है कि चाइना में बड़ा कुछ बदलाव हो सकता है। उन पॉसिबल बदलावों के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर चाइना में जो सिचुएशन पैदा हुई है, क्या उसके लिए हम पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं और क्या कुछ आगे बदलाव हमें देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि चाइना के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। अंदर चाइना के इतनी ज़्यादा अतल-पुतल है क्योंकि चाइना से खबरें बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन फिर भी हम कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर हम चर्चा करते हैं। आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएँगे और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं उमेश जी। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिर बहुत सारे मुद्दे इस तरह के होते हैं जब हम चाइना के ऊपर चर्चा करते हैं, जहाँ पर चाइना में रियल एस्टेट के डाउनफॉल की बात करें, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, बच्चों के किंडरगार्टन्स बंद हो रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर एकदम ध्वस्त हो गया है, चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, सारी चीज़ें, सोशल सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट शी जिनपिंग को लेकर भी सवाल उठते हैं कि वो गायब हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या कुछ है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसका जो वर्चस्व है या जो उसका होल्ड है, वो कमज़ोर हो रहा है? देखिए अंबर जी, आपने सुना होगा कि कुछ दिनों से जी जिनपिंग जो चाइना के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, एक तरह से चेयरमैन है चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के, चाइना और सेक्रेटरी जनरल है सीसीपी के। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पोजीशंस है जो चाइना के अंदर उन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लेके रख चुके हैं। इसके कारण चाइना के अंदर क्या हुआ है कि वहां पे सेकेंड लेवल लीडरशिप कभी उठी नहीं है और अब उनके खिलाफ एक तरह से बात आ रही है कि उनको हटाया जा सकता है और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। हमने 2 महीने पहले इसके ऊपर हमने एक शो कर दिया था और हम आज भी यही बोल रहा हूँ कि उनके अलावा जो उनकी बीवी है उसको हाउस टेरेस में रख लिया गया है। बताया जाता है कि उनके जो पास में जो जनरल्स है उनको हटाया जा रहा है या उनको मार दिया जा रहा है। मतलब एक तरह से शी जिनपिंग की जो सपोर्ट सिस्टम है जिसपे वो रूल कर रहे थे उसको धीरे धीरे काट रहे हैं। और चाइना के अंदर नई पॉलिसी क्या बनी है कि वहां पे जो भी डिसीजन अभी लिया जाएगा कलेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा। इसके कारण क्या हुआ है कि चाइना के अंदर बहुत सारे लोकल ऑफिशियल जो है अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब ऐसा है कि सेंट्रल अथॉरिटी वीकन हो गई है। सेंट्रल अथॉरिटी वीकन होने से वहां पे तीन आर्म है। एक तो आपको प्रेसिडेंट का देखना है, आपको चाइना का गवर्नमेंट को देखना है, पार्टी को देखना है और मिलिट्री को देखना है। तीनों जगह एक ही आदमी ने अपने साथ में पूरा पावर ले लिया था। अब जैसे जैसे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, पावर वो छोड़ते जा रहे हैं, वहां पे पावर सेंटर इमर्ज होते जा रहे हैं और पावर सेंटर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। इसी के मद्देनजर जुलाई 17 को हडसन इंस्टीट्यूट जो एक अमेरिकन कंजर्वेटिव थिंक टैंक है, उन्होंने एक तरह से आशंका जताई है कि जैसे सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था 1991 में, वैसे ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी कोलैप्स हो सकती है। क्योंकि जो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है उसके बाद लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट होता है और लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट होने तो होता है तब आप देखते हैं कि जो हम स्ट्रॉन्ग चाइना सोचते हैं कि एक तरह से इम्पेनेट्रेबल वॉल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हम सोच रहे हैं, वो कभी भी टूट सकती है और ओवरनाइट कोलैप्स भी कर सकती है। अब उसके दौरान हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने वहां पे बैठक बुलाई है और उसमें जो पुराने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पॉम्पियो भी थे, जो खुद एक चाइनीज एक्सपर्ट भी है, और बहुत सारे प्रोफेसर थे उसमें, मिलिट्री एनालिस्ट थे, इंटेलिजेंस ऑफिशियल थे, चाइनीज एक्सपर्ट थे। सब लोगों ने बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो चाइना के अंदर एक मास स्केल राइट्स चालू हो जाएगा।
चाइना भी जो सोवियत यूनियन जो 15 कंट्रीज के जैसे हो चुका था, चाइना भी 7 से 8 कंट्रीज के अंदर ये उसका भी विघटन पॉसिबल है। विघटन पॉसिबल उसके पर प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, चाइना का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसको कौन बचाए? आपको मालूम है अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन कॉर्पोरेट्स हैव इन्वेस्टेड 10 करोड़ डॉलर, 10 ट्रिलियन डॉलर्स इन अमेरिकन इन चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज। 10 ट्रिलियन डॉलर का उनको अपना मैन्युफैक्चरिंग जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसको बचाना भी तो जरूरी है। इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है अमेरिकन गवर्नमेंट को कि आप इसके ऊपर जो हम आपको जो रिपोर्ट दे रहे हैं, हमने आपको जो एडवाइसेस दे रहे हैं, उस पर आप गौर फरमाइए। आप एक तरह से पोस्ट सीसीपी सिनारियो के ऊपर अभी से काम करना चालू कर दीजिए। इसके अंदर बताया जा रहा है कि एक अमेरिकन पीस कीपिंग फोर्स हमें चाइना में भेजनी पड़ सकती है कि उस समय अगर कोई ट्रांजिशन गवर्नमेंट आए उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। जी, क्रिटिकल जी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइना के हैं, जैसे चाइना के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, उनकी न्यूक्लियर मिसाइल्स है, उनके जो मिसाइल सिस्टम्स है, उनकी जो भी उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। सेकेंड अ, उनको जी। उमेश जी, हाँ अब बोलिए। एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि हम लोकल अनरेस्ट की बात कर रहे हैं या जो भी ऑटोनमस रीजन्स हैं चाइना के अंदर, उस ये सब कितना ज़्यादा कारण बन सकते हैं जो हम बात कर रहे हैं एक पॉसिबल जो कोलैप्स है सीसीपी का या वहाँ पर कुछ चेंज ऑफ पावर हो सकता है। लोकल अनरेस्ट उसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है जिस तरह से अ, हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और सारा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। मैं वहीं पे आ रहा था। चाइना के अंदर बहुत सारे ओप्रेस्ड माइनॉरिटीज है। आप भले ही उसको जिनजियांग प्रोविंस देख लीजिए या आप तिब्बत में देख लीजिए या आप हुँ, इनर मंगोलिया देख लीजिए, तो बहुत सारे प्रोविंसेस में आप ये देखेंगे कि चाइनीज जो पीएलए आर्मी है, वहाँ के जो निवासी है, तिब्बत के निवासी हो या जिनजियांग के निवासी हो, उन पे ऊपर जुल्म सितम करती है। जिनजियांग में तो यूगुर जो मुसलमान है, उनको जो उधर काम करने वाले जो मेन हैं, उनको उठा के उन्होंने री एजुकेशन कैंप में डाल दिया। उधर यूगुर वुमेन के साथ जाके चाइनीज आर्मी सो रही है, आप सोचिए। और वहां पे एक एथनिक कल्चरल एथनो जेनोसाइड कर रही है। तो जब चाइना एक कोलैप्स की स्थिति में रहेगा, तो ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करेंगे। वैसा ही हाल आपने तिब्बत में देख लिया। जिस हिसाब से तिब्बत के ऊपर अभी हमारी चाइना के से जो हमारी बातचीत चल रही है, जिसमें उन्होंने भी हमें वार्न किया है कि आप नेक्स्ट दलाई लामा के अंदर आप मत पड़िए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तिब्बत भी उनके हाथ से जा सकता है। और ये सब रिसोर्स रिच रीजन ऑफ चाइना है। तो चाइना का अगर आप देखेंगे टोपोग्राफी, उनकी जो 96% ऑफ द पॉपुलेशन है, वो उनके 32% लैंड एरिया में रहती है, जो कोस्टल चाइना होता है। तो वहां जी। पे सबसे ज्यादा समृद्धि है। और आप ये देखेंगे कि उधर जो जो ग्रोथ उधर आप कोस्टल चाइना में देखे हैं, इट इज बीइंग डन, वो सिर्फ इसके लिए हो चुकी है क्योंकि उन्होंने तिब्बत के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने जिंगजियांग के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने इनर मंगोलिया के किया। इसी के कारण आप ये देख रहे हैं कि चाइना की ग्रोथ हुई है। अब ये सब रीजन अगर अलग होते हैं तो चाइना उस समय जो हान डोमिनेटेड चाइना जो है वो क्या टिक पाएगा? इवन बताया जा रहा है कि हांगकांग भी अलग हो सकता है। कैंटन प्रोविंस जो है उधर, वो भी अपने आप को एक तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं जी, इंडिपेंडेंट। तो जी। उसके द्वारा उसको मिटाने के लिए अमेरिका ने बोला है कि आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन एक कमिटी बनाएंगे जब चाइना में पोस्ट उमेश सीसीपी जी, यहाँ पे कोलैप्स। मैं एक सवाल आपके लिए लेकर बैठी हुई थी, वो ये है कि अगर जो हम ये चाइना में पॉसिबल रिजीम चेंज की या रिजीम कोलैप्स की बात कर रहे हैं, तो इंडिया, यूएस, जापान या फिर आसियान जो कंट्रीज़ हैं, क्या कुछ उनका रिस्पॉन्स हो सकता है टू दिस सिचुएशन जो पॉसिबल है चाइना में रिजीम कोलैप्स की? इकोनॉमिकली, मिलिटरीली कैसे? देखिए एक यहीं पे आ रहा था, चाइना के अंदर जो वेरियस एथनिक ग्रुप्स है, उनके ऊपर जो चाइना ने जो सीसीपी ने जुल्म-सितम किए हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। वहां पे आप जो बोल रहे हो, जैसे कैसे इंडिया का रिस्पॉन्स होगा, कैसे हाँ, जापान का रिस्पॉन्स होगा। मिलिटरीली या फिर इकोनॉमिकली किस तरह से क्या कुछ हो सकता है इंडिया, जापान और यूएस और मैं आसियान? मैं सिर्फ इंडिया के हिसाब से बता सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि हम पीओजे के
जो अक्साई चीन है वो चाइना से हम ले पाएंगे। सेकेंड, मेरा ये मानना है कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा और वो उसको इंडिया का पेट्रोनेज मिलेगा। थर्ड, आप ये भी देख सकते हैं, ये मेरा मानना है कि अमेरिका जो कोस्टल चाइना में उसके एसेट्स है उसको सिक्योर करने की कोशिश करेगा। अमेरिका जाके वहां पे जो पीसफुल जो ट्रांजिशन गवर्नमेंट है उनको एक तरह से स्टेबलाइज करेगा, उनके जो डेब्ट्स है उनको राइट ऑफ करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख लीजिए चाइना का डेब्ट टू जीडीपी 300% है। मतलब आप $3 दे उनको लेंड करोगे तो $1 का इंक्रीमेंटल आउटपुट जीडीपी निकलता है। तो वैसी बात है, तो उसको भी संभालना जरूरी है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को हडसन इंस्टीट्यूट ने बोला है, आपको मालूम है अभी चाइना की स्थिति खराब है, तो आप ऐसा करिए कि शी जिनपिंग के ऊपर और ज्यादा प्रेशर डालिए। उनको जो तेल वो अभी रशिया से ले रहे हैं उसको लेने मत दीजिए, ठीक है, पहले उन्होंने वो बोल दिया है। सेकेंड, उन्होंने ये भी बोल दिया है कि आप जो सैंक्शन है चाइना पे 100% कर दीजिए। थर्ड, आप अपनी इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू चाइना के अंदर पोस्ट सीसीपी सिनारियो की बातचीत चालू कर दीजिए। कहीं भी हो सके तो चाइना को डी एक्सेलरेट करके उसको डीस्टेबलाइज करिए पहले। जब तक आप जी, डीस्टेबलाइज नहीं करेंगे और सीसीपी का जो रेजिम है वो कभी भी टूटने वाला है। इसके जी, लिए एक तरह से बिखरा हो, इससे आप बोलते हैं ऑर्डरली, जो बोलते हैं ऑर्डरली क्रम्बलिंग, और उसके बाद उसको चाइना को संभालना भी तो जरूरी है, क्योंकि जी, वर्ल्ड के अंदर सबसे सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन उनके पास है। $20 एब्सोल्युटली। ट्रिलियन की करीब उनकी जीडीपी है, और वो एक तरह से फैक्ट्री है वर्ल्ड की। तो कहीं ना जी। कहीं अमेरिका नहीं चाहेगा कि चाइना का एक कोलैप्स हो। तो हुँ, चाइना के अंदर अब एक तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं वो सिनारियो, जिसके अंदर एक और एक चीज है, वहां पे जो हडसन इंस्टीट्यूट ने बताया है कि चाइना के पास बहुत सारे पैथोजेंस है, वायरस और पैथोजेंस है। मैं तो यही उन्होंने सवाल ये भी, आपसे करने वाली थी उमेश जी, वो ये कि हमें नहीं पता है कि सीसीपी के पास जो बायो वेपन्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, कैसा है? और अगर पॉसिबल हम कोलैप्स की बात करें चाइना में, पावर कोलैप्स की, तो किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिक्योर करना चाहिए इन बायो वेपन्स को और न्यूट्रलाइज़ करने की बात करें, सारा जो एसेट्स हो सकते हैं पॉसिबल, किसी को हमें तो एटलीस्ट अभी जानकारी नहीं है कि सीसीपी के पास बायो वेपन्स किस किस तरह के, क्योंकि कोरोना वायरस और बहुत सारे ऐसे हम सारी चीजें देखें हैं। तो अगर पोस्ट कोलैप्स की बात करें तो क्या कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह से इस पे रिस्पॉन्ड कर सकती है? देखिए, क्लियर कट बात कर लेता हूँ, स्पेसिफिक होके बोल रहा हूँ, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिससे बताया जाता है कि जो फर्स्ट वेव जो वायरस निकला था कोविड का, उसकी लैब से निकला था। और हम्म। ये जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, इसको इसके 4,000 पैथोजन वो पाकिस्तान में टेस्टिंग हो रहे हैं, ये भी बता देता हूँ। तो पहले अमेरिकन फोर्सेस को पाकिस्तान में जाके वो लैब को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। फिर चाइना में जाके उधर भी जाके उनको अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजना पड़ेगा, अपने एक्सपर्ट्स भेजना पड़ेगा, ताकि वो जो हजार्डस मटेरियल्स हैं उसको जो कीटनाशक जो डेवलप कर रहे हैं उसको एक तरह से तबाह कर सके। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा खतरा विश्व को चाइना के कोलैप्स में ये जो पैथोजेंस है, ये अगर किसी टेररिस्ट के हाथ में लग गए तो पूरी विश्व को एक तरह से पूरे विश्व को तबाह कर सकता है वापस। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमर जी। जी, बिल्कुल। लेकिन चाइना में सबसे ज़्यादा जो सवाल उठता है ह्यूमन राइट वायलेशंस का, और जो वहाँ पर एथनिक टेंशन्स हैं, कई सारे जिनकी आपने भी बात की, शिनजियांग रीजन की आपने बात करी, तिब्बत है, इनर मंगोलिया है, और भी कई सारे ऐसे रीजन हैं, या तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं। अ, इन सब को लेकर जो हालात बने हुए हैं, आपको क्या लगता है कि पोस्ट सीसीपी इस तरह की चीज़ों को एड्रेस किया जा सकेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि बहुत सारे जो रीजन्स है वो फोर्सिबली ऑक्यूपाइड बाय चाइना है। तो कहीं ना हुँ, कहीं कुछ रीजन शायद अपने आप को डिक्लेयर कर दे एज इंडिपेंडेंट, और कुछ चाइना के अंदर भी रह सकते हैं, क्योंकि वो चाइना की इकोनॉमी से इंटरलिंक्ड है, वो चाइना से बाहर वो रह नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं उनको ऑटोनॉमी मिलेगी चाइना के अंदर कि वो ऑटोनोमस रीजन से काम करेंगे, बट चाइना के पावर के अंदर रहने वाले हैं। ये मेरा मानना है। और सेकेंड, जो भी चाइना ने सीसीपी ने जो भी उनके ऊपर अत्याचार किया है उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, उसको दबाया नहीं जाएगा। तो ये सब चीजें चालू हो जाएगी, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चालू भी हो चुका है। आपको मालूम है कि वहाँ के जो सेनेटर है लिंडसे ग्रैम ने, उसने चाइना को धमकी दे दी है कि अगर आप रशियन ऑयल खरीदते रहे तो हम आपके ऊपर वो टैक्सेस भी तो डाल आजकल देंगे। धमकाने का काम कर रहे हैं, वो इंडिया को भी धमका रहे हैं, वो चाइना को भी धमका रहे हैं। लेकिन उमेश जी,
मैं एक सवाल यहाँ पे आपसे करना चाहूँगी, ये जो पूरा सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं, हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं और हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम चाइना के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सेटअप एस्टेब्लिश होते हुए देख पाएँगे? वो तो होना ही है, वो कोई उपाय नहीं है। आप ये भी देखेंगे कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप आएगा और चाइनीज़ जो हैं, जो सीसीपी के जो रूल्स है, वो तंग आ चुके हैं। तो कहीं न हुँ। कहीं वो भी चाहेंगे कि वहाँ पे वो उनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिले और जो हांगकांग के निवासी या किसी के जो बाकी नौकाओं के निवासियों को आज कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स है, वैसे उनको भी मिलेगा। चाइनीज़ मेनलैंड के सिटीज़न्स को भी आने वाला है। ये डेफिनेट होगा। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सवाल करें कि अगर ये इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है, तो चाइना की जो सिचुएशन है, ख़ास तौर से जो एक फेल्ड इकोनॉमी के रूप में हम देख रहे हैं, चाइना के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वज़ह से हम देख पा रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन हो रही है। अगर हम पूरी दुनिया को मद्देनज़र रखते हुए ये बात करें कि ये जो एक पॉसिबल चाइनीज़ इकोनॉमी का कोलैप्स है, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो उसके लिए वर्ल्ड मार्केट किस तरह से खुद को प्रिपेयर कर सकता है? देखिए, कोऑर्डिनेटेड रूप से मेरा मानना है, जिस हिसाब से डेब्ट टू जीडीपी बहुत एक हद से ऊपर जा चुका है, अब ये अनसस्टेनेबल हो चुका है। कहीं न हुँ, कहीं मुझे लग रहा है कि 5-6 साल में हम वो स्थिति में आ जाएँगे कि ग्लोबल मॉनेटरी कोलैप्स होने ही वाला है। और उसके लिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका क्रिप्टो करेंसी को बढ़ा रहा है। चाइना तो अगर डिफ़ॉल्ट करता है, तो उसके कारण जो यूरोपियन बैंक्स हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होगा। भारत को प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि भारत इतना ज़्यादा इंटरलिंक्ड नहीं है चाइना से। पर जो नेशंस जो बैंक्स जिन्होंने चाइना को फंड किया है और आपने देखा है कि अभी एवरग्रांड है, उनके वांके ग्रुप है, जो कंट्री गार्डन है, फैंटेशिया है, ये सब अपने ओवरसीज़ डेब्ट पे वो एक तरह से दे हैव डिफ़ॉल्टेड ऑन देयर ओवरसीज़ डेब्ट। चाइना के अंदर 4000 बैंक्स है, वो धीरे-धीरे बंद होते जा रहे हैं। बताया हुँ, जाता है कि वहाँ पे रियलिटी जो घर बन रहे हैं, वो अनऑक्यूपाइड है, बिक नहीं रहे हैं, वो सिटीज़ हैं, जिसके कारण चाइना के अंदर डिमांड नहीं है। उनकी डिमांड धीरे-धीरे घटती जा रही है, लोग घर नहीं ले रहे हैं। 18 और 19 महीने से कंटिन्यूअसली घर के प्राइसेज़ गिरते जा रहे हैं। चाइना के अंदर कोलैप्स की स्थिति आ चुकी है। अब जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसके कारण पॉलिटिकल कोलैप्स भी पॉसिबल है। ये चेंज सेम हुआ था सोवियत यूनियन के टाइम पे। आपको मालूम है सोवियत यूनियन का जब कोलैप्स हुआ था, उनका मिलिट्री बजट जो उनके इकोनॉमी का था, वो शायद 15% पहुँच गया था। अब आप देख रहे हैं कि चाइना वही काम कर रहा है। चाइना मिलिटराइज़ेशन कर रहा है साउथ चाइना सी का, वहाँ वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है ताकि वो ताइवान को घेर सके। तो जो काम चाइना कर रहा है, वो सोवियत यूनियन जैसा ही कर रहा है। पर सोवियत यूनियन का जल्दी कोलैप्स हुआ है, चाइना का थोड़ा धीरे मतलब आप ये देख लीजिए थोड़ा-सा डिले हो सकता है, पर उनका कोलैप्स इनेविटेबल है। इसके लिए जो बात हम बहुत दिनों से बोल रहे थे चाइना का विघटन, उसको आज एंडोर्स कर दिया है खुद अमेरिका की प्रेस्टिजियस कंजर्वेटिव थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट ने किया है और उसके अंदर माइक पॉम्पियो भी बैठे थे, जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी है और वो चाइनीज़ स्पेशलिस्ट भी है। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने 2-3 साल पहले ही बोल दी थी कि चाइना का विघटन होगा। अब अमेरिका प्रिपेयर कर रहा है कि अगर चाइना का विघटन होगा, तो हम उसको कैसे सँभालेंगे? क्योंकि चाइना में अमेरिका अमेरिका के तो ठीक है, लेकिन अब हम अगर भारत की बात करें, हाउ भारत शुड रिस्पॉन्ड टू दिस पॉसिबल सिचुएशन, बिकॉज़ हमने सारी बात की है, मैंने इंडिया को लेकर भी आपसे बात की थी, लेकिन इंडिया का रिस्पॉन्स को लेकर मैंने स्टार्टिंग में सवाल किया था। क्या हम जो ये हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, क्या हम उस पे कुछ प्रिपरेशन हमारी है? क्योंकि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप होती है, तो हम एक तो बिल्कुल पड़ोस में हैं, प्लस पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका असर पड़ने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जल्दी से। हमें एक ही चीज़ जानने की ज़रूरत है कि अमेरिका जो है, उसने हुँ, इंजीनियर किया था सोवियत यूनियन का विघटन और हुँ, जैसे भी है सीसीपी का विघटन भी जो चाइना का विघटन वो भी अमेरिका ने प्लान कर दिया था। वो हुँ, किया था 3 साल पहले, जब हुँ, नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर थी, वो विज़िट करी थी ताइवान। मैं हमेशा जी, वही बोल रहा हूँ, मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं इसके ऊपर। उस दिन से चालू हो गया था। उसके बाद चाइना को ताइवान को लेना उसके नाक का सवाल हो गया। अब जब हुँ, नाक का सवाल होता है, तब उसको मिलिट्री स्पेंडिंग करनी पड़ेगी।
अमेरिका आज वैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि वर्ल्ड मार्केट में क्राइसिस आए और उस क्राइसिस के अंदर सीसीपी का कोलैप्स हो, और सीसीपी कोलैप्स होता है तो चाइना जो उसको चैलेंज कर रहा है, यूएस विल बिकम द यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और उसके बाद आपको मालूम है भारत का नंबर है। एक ही चीज बोल रहा हूँ, तो भारत जी। को तैयार रहना चाहिए कि जैसे ही चाइना का कोलैप्स होता है, अमेरिका भारत के खिलाफ होने वाला है। अमेरिका कंसिडर्स इंडिया एज अ लॉन्ग तो टर्म हमें ये कहना चाहिए कि जो ये पोस्ट सीसीपी चाइना की हम चर्चा कर रहे हैं, दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर इंडिया। देखिए, चाइना का तो कोलैप्स होना ही है, उसके बाद अमेरिकन जो डीप स्टेट है वो भारत के ऊपर ऑलरेडी काम करना चालू कर दिया है, और उसके अंदर हमने पहले भी बात कर ली है वो कि तो हमें कैसे पता है, लेकिन जो मैंने आपसे पूछा सवाल ये है कि क्या ये जो पोस्ट सीसीपी सिनेरियो की हम बात करें, ये भारत के फेवर में नहीं है? इन शॉर्ट ये जानना चाहूंगी। यस, ये भारत के फेवर में नहीं। धन्यवाद उमेश जी, हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। काफ़ी अहम चर्चा ये है क्योंकि चाइना में हम अगर पोस्ट सीसीपी सिनेरियो की बात करते हैं तो काफ़ी अहम हो जाता है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना से खबरें बाहर नहीं निकलती हैं। जब भी इस तरह की कोई चर्चा होती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये किस तरह की खबर लेके आ रहे हैं आप, ये क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं, फियर साइकोसिस, ये वो झूठी खबर। लेकिन हम देखिए, ये जो भी चर्चा 2 है महीने दो हडसन नहीं, इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर कर रहे हैं। और चाइना में जो कोलैप्स जैसी सिचुएशन है या अनरेस्ट है, ये काफ़ी समय से है और बहुत सारी इस तरह की खबरें, इस तरह की रिपोर्ट सामने आती हैं। उमेश जी कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं? जी। मैं बस यही बोल रहा हूँ, 2 महीने पहले हमने फर्स्ट ब्रेक किया था कि शी जिनपिंग की जो गद्दी है शायद छिन जाएगी। तो जी। उसके बाद बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने उसको पकड़ा भी है। आप देख लेंगे, अगर टाइम स्टैम्प देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जी, जी, तो जी, ऑफ़ कोर्स। हम यही आप लोगों को बता रहे हैं कि हम फ्यूचर में फोरकास्ट कर रहे हैं, और ये सब बातें तो हमने हमेशा ही बोलते जा रहे हैं अपने शो में। पर एब्सोल्युटली। आज इसको वापस दोहरा क्यों रहे हैं? क्योंकि हडसन इंस्टीट्यूट ने बोला है, इसके लिए बता रहे हैं। इस बात इस को तरह की इस तरह के हमने डिस्कशंस पिछले आई थिंक 8-10 महीनों में बहुत सारे प्रोग्राम्स इस तरह के किए हैं। उसके पहले भी हमने इस तरह की चीज़ें की है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत आपत्ति होती है कि अरे आप ऐसे कैसे कुछ भी बोल रहे हैं। एनीवे लेकिन आज की जो डिबेट या आज का जो डिस्कशन रहा वो हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के आधार पर रहा, और आ, पोस्ट सीसीपी अंबर जी, आपसे आपसे गुजारिश रहेगी कि वाटसन रिपोर्ट का जो लिंक है वो आप इसके अंदर आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दीजिएगा, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम जो जी। बोल रहे हैं। इट इज बीइंग वी आर जस्ट echoing द व्यूज ऑफ द हडसन इंस्टीट्यूट। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।